1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 1.5 इलेक्ट्रॉन की चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हम मान के चलते हैं कॉन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आपको थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट होगा 9th क्लास का। वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा और रेजिस्टिविटी, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इसका यूनिट बन जा रहा है। लेकिन इस यूनिट को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं, हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब, मैं आपका शाहिद सर फिर आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक सबको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। आपको रिवाइज करने की जरूरत है, वो रिवाइज कर ले अगर किसी को जरूरत है। अगर किसी को ये जरूरत है कि उसको पहले से ही पढ़ना है, उसने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो भी इसको गौर से देखें तो सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि मुझे पता है आपके पास भी उतना टाइम नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एंड करंट क्या होती है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसका वोल्टेज भी दूसरा नाम है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है या दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसमें भी एक न्यूमेरिकल आ जाती है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए तब जाके ये न्यूमेरिकल भी आपको आ जाएगी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, किसी बच्चे को पूछ लो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कोई बता देगा इलेक्ट्रॉन सर, कोई बोलेगा प्रोटॉन सर, कोई बताएगा सही आंसर। क्या है सही आंसर? ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन उस पर एक प्रॉपर्टी है, क्या? चार्ज। समझ आ रही है बात? तब हमको यह आंसर देना होगा कि ये एक प्रॉपर्टी है, हाईलाइटेड है, प्रॉपर्टी है एक मैटर की, मटेरियल या पार्टिकल की, जिसमें ज्यादातर हम बात करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन की या तो प्रोटॉन की। समझ आ रही है बात? विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक फोर्स पैदा हो जाता है, एक फोर्स पैदा हो जाता है। किस वजह से? प्रॉपर्टी ऑफ ये जो चार्ज है, ठीक है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाता है। दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होती हैं, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि दो टाइप्स ऑफ चार्ज होती है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। हम मान के चलते हैं कॉन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज मान के चलते हैं नेगेटिव और प्रोटॉन की पॉजिटिव। ये कॉन्वेंशनल टर्म है ये कॉन्वेंशनल टर्म है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि हमारे जद अजदाद सारे ये वाली टर्म यूज कर रहे थे, हम भी करेंगे आगे चल के। अगर आप में से कोई चेंज करना चाहता है तो उसको चाहिए कि पूरा जो भी लिटरेचर अभी तक लिखा गया है उसको चेंज करना पड़ेगा। डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। क्यू से हम डिनोट करते हैं चार्ज को। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ऐसा यूनिट क्या है, ये चार्ज हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मास या वेट केजीज में करते हैं, लेंथ मीटर सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, इसी तरह ये जो चार्ज है इसको कूलम में मेजर करते हैं। समझ आ रही है बात? सी से डिनोट करते हैं कूलम को। ये एक साइंटिस्ट था, कूलम एक साइंटिस्ट था, उसकी हौसला अफजाई, उसकी इज्जत अफजाई के लिए हमने ये नाम रखा है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आपको थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट होगा 9th क्लास का। वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और एक बात, वो वेक्टर लॉज ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये वाली क्वांटिटी, ये जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अलजेब्रिक लॉज फॉलो करती है, ठीक है। और इसका सबसे छोटा वाला वैल्यू जो है चार्ज का, सबसे छोटा वाला वैल्यू जो है चार्ज का, वो क्या है? वो इतना है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसमें से क्या है? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की कितनी चार्ज है?
1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन निगेटिव। ये निगेटिव क्या है? एक्चुअली ये फोर्स के बारे में बात करता है हमारे साथ, ठीक है। ये कॉन्वेंशनल है नेगेटिव। और ये जो प्रोटॉन है इसकी क्या होते हैं? प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल, ठीक है। इससे नीचे नहीं है अभी तक। अभी क्वार्क्स की बात चल रही है, लेकिन आप अभी तक अभी के लिए इतना याद था दो, याद था वो इतना ही याद रखो। समझ में आ रही है बात? अब क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लिखा है यहां पे? लिखा कुछ भी नहीं है, दिखाया गया है। मैं लिखता हूं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, opposite charges attract each other। ये वाला पॉइंट तो सबको ही याद होता है। अगर कुछ भी याद ना रहे इस चैप्टर में से तो ये तो याद रहता ही रहता है। समझ आ रही है बात? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही ये फिगर दिखाना चाहती है। ये लाइक चार्ज, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो चिमट जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। समझ आ रही है बात? इतना सा है, ठीक है। और एक बात, ये वाला पॉइंट अगर याद नहीं रहता कोई बात नहीं, अगर याद रह रहा है तो बड़ी बात है। ये जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के दरमियान, ये किस पे डिपेंड होता है? ये वाले पॉइंट, ये वाले पार्टिकल पे कितनी चार्ज है, ये वाले पार्टिकल पे कितनी चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। क्या मतलब है? जितनी ज्यादा ये दूरी पे होंगे, ये अगर ज्यादा होगा, ये आर अगर बहुत ज्यादा है तो फोर्स बहुत कम होगा। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, इन दोनों के दरमियान अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? और एक बात है, अगर ये Q1 Q2 इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है अगर वो बहुत ज्यादा है तब भी ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये बात आपको याद रह रही है तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह रही है तो इतना याद रखना है आपको। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? चलो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन हम बोलते हैं ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज। ग्रेनी नेचर क्या मतलब है? ग्रेन, जो हमारे घर में ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, राइस ग्रेन्स होते हैं, तो ग्रेन्स या तो एक होंगे या दो ग्रेन्स होंगे या तीन या बहुत ज्यादा 1 लाख 2 लाख 10,000, कितना जो भी जितने भी ग्रेन्स है आपके घर में, ये तो नंबर्स में होंगे। ग्रेनी नेचर इसी तरह चार्ज का भी होता है। 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 1.5 इलेक्ट्रॉन की चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। समझ आ रही है बात? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फंडामेंटल है। यहां पे जैसे 1 ग्रेन है, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख ग्रेन है, 1 लाख नंबर है इनटू 1, वो तो सेम ही हो गया ना, सेम ही हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज फंडामेंटल है, 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज फंडामेंटल है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1 मानी जाएगी यहां पे। इससे मल्टीपल होगा कितनी अब चार्जेस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन की चार्ज मल्टीपल में देंगे या इलेक्ट्रॉन की चार्ज मल्टीपल में रखेंगे। तो ये हमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्चुअली नॉट इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वायर Q इज टोटल चार्ज, Q इज टोटल चार्ज बॉडी में कितनी है, वो कितनी है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ रही है बात? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ आ रही है बात? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है ये ग्रेनी नेचर है। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकती हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकती है, 1.5 इलेक्ट्रॉन की चार्ज नहीं हो सकती, आधी इलेक्ट्रॉन की चार्ज नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
अब बोल रहा है अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना होगा, तब जाके वो बना देंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। ध्यान रखना, मैंने बता दिया एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, चलो साइन की मैं बात अभी नहीं कर रहा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका क्या मतलब है, बहुत ही ज्यादा कम चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन पे। ये ऐसी बात है ना, 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻19 कूलम, यही तो बोल रहा है। ये और ये सेम है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा या समझ आता होगा। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बेसिक्स। तो ये इतनी चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, 10⁻19। तो ये बहुत ही ज्यादा कम चार्ज है। तो अब बोल रहा है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम जोड़ सकते हैं ताकि वो 1 कूलम चार्ज बना सके। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा ताकि वो 1 कूलम बना सके, 1 कूलम बना सके। कैसे होगा, कैसे होगा, हमें पता है टोटल चार्ज इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्वांटाइजेशन की ये जो है इक्वेशन है ना। चलो ये टोटल चार्ज जो है हमने वहीं से लिखा है कि ये 1 कूलम होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। ई तो हमको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम और ये कूलम चला गया, इसका क्या मतलब है, n ये जो यूनिटलेस होगा, n एक नंबर होगा, n एक नंबर होगा। 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इतना मैथमेटिक्स तो आता है ना। अब बोलो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है क्या आपको ये बात? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आंसर हमारा बन रहा है बी, 6 इंटू 10⁻18। अब अगर आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे, ज्यादातर करना चाहिए आपको कैलकुलेटर का यूज। समझ में आ रही है बात, टाइम को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के टाइप्स, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कौन सी प्रॉपर्टी हम यहां पे बात करेंगे, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएंगी। तो कौन कौन से है, इंसुलेटर्स पहली, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। समझ आ रही है बात? इंसुलेटर्स हमें 2 प्रॉपर्टीज लेनी है, कंडक्टिविटी और क्या, रेजिस्टिविटी। 2 प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे, मटेरियल्स में कैसे चेंज होती है। याद रख लेना, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, इनके थ्रू करंट चल ही नहीं पाती, इनके थ्रू करंट चल ही नहीं पाती है। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, या इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? ये अपने थ्रू, ये अपनी ये जो मटेरियल है इसके थ्रू करंट को चलने ही नहीं दे रही है। ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है इसके बाद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा। अब आ जाते हैं कंडक्टर्स पे, इसको पहले रहने दो। कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा, और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम, रेजिस्टिविटी बहुत ही कम। समझ में आ रही है बात? ये अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से जाने देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मूथ और वेरी हाई थ्रू कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। समझ में आ रही है बात? हिंड्रेंस कोई नहीं रोक रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो सेमीकंडक्टर्स है, इनकी जो कंडक्टिविटी है ये इन दोनों के दरमियान है, बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स,
इनकी कंडक्टिविटी भी इनके दरमियान है, कंडक्टिविटी भी इन बिटवीन दीज है, और रेजिस्टिविटी भी इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बीच में आ जाती है। समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है? थोड़ी सी करंट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी हिंड्रेंस भी दे रहा है, अच्छे से नहीं जाने दे रहा है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इसमें। समझ में आ रही है बात? इसको आगे जाके अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, अभी के लिए इतना याद रखो, अभी के लिए इतना याद रखो। अब जाके पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था करंट को समझने के लिए। अब जाके हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। समझ में आ रही है बात? जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, चल रही है, तब जाके हम बोलते हैं इस कंडक्टर के थ्रू एक करंट जा रही है। फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी को ये इस तरह भी याद रहता है, समझाने की जरूरत नहीं है डी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम के हिसाब से चार्ज जा रही है। अगर किसी को याद रह रहा है, बड़ी बात है, ये आपको 11th क्लास में समझ आ जाएगा डी बाई डी टी का क्या मतलब होता है। अभी के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी के लिए। अभी इतना याद रखो, अगर किसी को ये भी याद रह रहा है तो बड़ी बात है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो, टाइम के हिसाब से चार्ज का चलना, टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं चार्ज कितनी जा रही है, इसको हम बोलते हैं करंट, इसको हम बोलते हैं करंट। या अगर किसी को कुछ भी याद नहीं रह रहा है तो पहली डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज चल रही है कंडक्टर के थ्रू, तब हम बोलेंगे वहां से एक करंट जा रही है। समझ आ रही है बात? इफ क्यू, ये बोल रहा है आपको। अब इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है? ये है इक्वेशन। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं, ये जो करंट है इसको हम डिनोट करते हैं आई से, डिनोट करते हैं आई से। चार्ज का तो हमको पता ही है, क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम टी से। तो यहां पे जो करंट बन जाएगी, यहां पे जो करंट बन जाएगी, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम बन जाएगी, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो यूनिट क्या बन जाएगा सर? चार्ज का क्या है? कूलम। इसका क्या है? कूलम पर सेकंड। सेकंड टाइम का है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसका यूनिट बन जा रहा है। लेकिन इस यूनिट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्पेयर। एम्पेयर, एम्पेयर भी इसलिए बोलते हैं कि हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई किसकी? एम्पेयर साहब की। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो ये यहां पे लिखा है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर मैंने लिखा यहां पे चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, हमने ऑलरेडी पढ़ा था चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी, एन ई डिवाइडेड बाई टी, एक ही बात है, क्यों की जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट किया। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ये देख लो आप, यही ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी, अब देख लो एसआई यूनिट एम्पेयर है, लेकिन एम्पेयर खुद किसके बराबर होता है? कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। वो मैंने दिखा दिया, मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एमीटर, मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एमीटर। एमीटर, इस पे भी बार बार क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है। एमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम करंट को मेजर कर देते हैं।
जिसके जरिए हम करंट को मेजर कर देते हैं। दिस इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑलवेज कनेक्टेड इन, ये भी याद रख लो, आगे जाके फिर से पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम सर्किट की बात करेंगे तब जाके अगर हमें वहां पे एमीटर को कनेक्ट करना है तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इतना याद रख लेना अभी तक, ठीक है। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसका एक मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये वेक्टर लॉज एक्चुअल में क्या है, वेक्टर लॉज ऑफ मैथमेटिक्स से फॉलो नहीं करता, ये अलजेब्रिक लॉज फॉलो करता है। तो इतना याद रखना, समझ आ रही है बात। अब जाके डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, ये इक्वेशन हम सब ने पढ़ी, ठीक है। कहां, एम्पियर इसका यूनिट है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, हम कब बोल सकते हैं कि करंट 1 एम्पियर है, करंट 1 एम्पियर है। चलो देखते हैं, इसकी जगह 1 एम्पियर लिखते हैं, करंट की जगह 1 एम्पियर, चार्ज की जगह 1 कूलम, टाइम की जगह 1 सेकेंड। ये बन गई आपकी डेफिनेशन, ये बन गई आपकी डेफिनेशन। मतलब क्या है सर, मतलब ये है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज एक मटेरियल के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में चल रही है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज एक मटेरियल के थ्रू 1 सेकंड में जा रही है, तब हम बोलेंगे इसके थ्रू 1 एम्पियर करंट है। इसका क्या मतलब है, चार्ज 1 कूलम कब होती है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं, तब जाके हम बोलेंगे करंट 1 एम्पियर है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अगर ज्यादा लग रहा है तो यह याद रख लेना, 1 कूलम पर सेकेंड, when 1 coulomb of charge flows through a substance, flows through a conductor in 1 second या per second, then we can call it 1 ampere of current, 1 ampere of current। ये भी आ चुका है अभी तक क्वेश्चन पेपर्स में, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़िए, फोकस रखिए अपना। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कमेंट्स में लिख देना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, हम यहां पे है आपके लिए। अब ये वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये याद रख लेना, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 पॉइंट्स सर? रेड लाइट, रेड लाइट, potential of a point or external force। the electric potential of a point, electric potential एक पॉइंट का होता है, एक पॉइंट का होता है as the amount of work done by external force when a unit charge moves from infinity to that point in the electric field। समझ आ रही है बात? कितनी वर्क डन, ये मेरा चार्ज है, ये मेरा चार्ज है Q, इसका एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक फील्ड है, यहां पे और एक चार्ज थी, छोटी मोटी एक चार्ज थी, इसको यहां से मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स दिया, यहां तक लाया, ये इस पॉइंट तक, पॉइंट का ही तो पोटेंशियल होता है जो हमने यहां से पढ़ा। पॉइंट तक लाने के लिए कितनी वर्क डन हो गई, कितनी एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ी, वो एनर्जी इसमें सेव हो रही है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल इसमें सेव हो जाता है। वर्क डन कितनी करनी पड़ी मुझे, कितना लड़ना पड़ा इस फोर्स के, इस फील्ड के साथ, कि मैं इसको उस पॉइंट पे टिका सकूं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डेफिनेशन ये याद रख लेना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या है? बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another,
इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात हो रही है। अब ये फील्ड में चार्ज आ गई, अब ये फील्ड में चार्ज आ गई, तो इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह इसी फील्ड में जाने के लिए इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, यहां पे V1 यहां पे V2, इन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये एक डेफिनेशन है फील्ड्स के बारे में। समझ में आ रही है बात? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब एक पॉइंट को, एक चार्ज को फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया गया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले कितना पोटेंशियल था, दूसरी जगह कितना पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अभी के लिए इतना याद रखो, आगे जाके जब आप 12th में पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से, आपको बहुत ही ज्यादा फिर समझ में आ जाएगा वहां पे क्या होती है एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं, बैटरीज की एग्जांपल्स दिए जाती हैं केमिकल बैटरीज की, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। आपको डेफिनेशन में आ सकता है, आप बताइए डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताइए। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिनोट करते हैं, V से, वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम वोल्टेज भी है। वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन आपको याद रखना होगा लेकिन ये वर्क डन इन्फिनिटी से फील्ड तक लाने के लिए नहीं है, ये फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की वर्क डन है। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन इसकी V इज इक्वल टू W बाई क्यू है। V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये ऐसा यूनिट, इसका मेजरिंग यूनिट कौन सा है? वोल्ट, वोल्ट में इसको मेजर करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात? वोल्ट मीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? ऑलवेज, जैसे हमने एमीटर के बारे में कहा था कि वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, इसके लिए भी लिखेंगे ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल टू द लोड, पैरेलल टू द लोड या पैरेलल सर्किट में हम ये इसको जोड़ते हैं ताकि हमें पता चले कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज को हम मेजर कर पाए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या बात? और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या मतलब है इसका? ये वेक्टर लॉज ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करता और इसका एक खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब जाके आ गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमको? चलो पहले देखते हैं। इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे तभी तो करंट चलेगी, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज सोर्स, एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए एक करंट को चलने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी देता रहता है ना, वो तो एनर्जी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एनर्जी हाउस या कुछ, पावर हाउस ऑफ द सेल एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पे ओम्स लॉ में ये ओम्स लॉ क्या देता है हमको? रिलेशनशिप बिटवीन करंट, ये जो करंट सर्किट में पाई जा रही है, ये जो करंट डेवलप हो गई है, इसके और वोल्टेज सोर्स, एनर्जी सोर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमको ओम्स लॉ दे देता है। ये कैसे दे देता है? चलो देखते हैं। ओम साहब, ये जो एक साइंटिस्ट था, इसने क्या बोला था? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन ए सर्किट। क्या बोला था? ये जितनी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा करंट बढ़ जाएगी। लेकिन 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंडीशन जो है, एनवायरमेंट जो है, वो सेम रहना चाहिए। अगर हम इस वक्त यहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अगर हम यहीं पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंडीशन यही रहेगी, टेंपरेचर यही रहेगा, मटेरियल यही रहेगा, तब जाके ये रिलेशनशिप फॉलो हो जाएगी।
जितनी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो इसने ये वाला स्टेटमेंट बोल दिया था और साथ में ये भी कहा था जो कंडीशन है या एनवायरमेंटल कंडीशन कॉन्सिस्टेंट रहनी चाहिए या कांस्टेंट रहनी चाहिए। टेम्परेचर यानी इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? और प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। हर कोई चीज, हर कोई फैक्टर सेम रहना चाहिए, तब जाके ये फॉलो हो जाएगा। और फिर क्या हो गया, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, आपको पता ही होगा, वहां पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पे आर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। आर क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। आपको तो वी का तो पता ही है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। वी से वी फॉर वोल्टेज एंड आई जो पता ही है आपको, करंट हम इसे डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। इसका क्या मतलब है सर? जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो आर है, रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने रेजिस्टेंस को चेंज किया, तब जाके ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी फिर ऐसे फॉलो नहीं करेगा। तो हमेशा रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रखनी चाहिए अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब जाके आपको वैल्यूज परफेक्ट मिलेंगी। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, डिफाइन ओम्स लॉ, एक्सप्लेन ओम्स लॉ। तो वहां पे आपको पहले लिखना है कि ये ओम्स लॉ रिलेशनशिप बिटवीन देता है वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट डेवलप्ड। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन देता है? ओम्स लॉ। फिर देखना है मैथमेटिकली, V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। फिर लिखना है आसानी से, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेजिस्टेंस, I इज करंट। समझ आ रही है बात? फिर आ जाता है ग्राफिकली। ग्राफ बनाना भी बहुत जरूरी है। ग्राफिकली कैसे बना देते हैं सर? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट डेवलप्ड है, करंट कितनी हो गई पैदा या कितनी करंट बन रही है इस वोल्टेज के अप्लाई करने से। ठीक है, हमें पता है ये लीनियर रिलेशन है, मैथमेटिक्स में लीनियर रिलेशन है। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्या मतलब है इसका? यही तो पढ़ा था हमने, जितनी आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगी, जितनी आप वोल्टेज और ज्यादा इंक्रीज करोगे और ज्यादा करंट बढ़ रही है। कंटिन्यूअस करंट बढ़ रही है। इसी के हिसाब से जितनी वोल्टेज उतनी करंट, जितनी वोल्टेज उतनी करंट। तो ये लीनियर ग्राफ बन जा रहा है यहां पे। समझ आ रही है बात? ये ग्राफ भी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये याद रख लेना एक बारी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आ रही है बात रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस होती क्या है? चलो देख लो एक बारी। इट इज ए प्रॉपर्टी, याद रख लेना, ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक खसलत है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस और रेजिस्ट्स। ये अपोजिशन करता है, किस चीज की? टू एनी फ्लो ऑफ करंट, टू एनी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये फ्लो ऑफ चार्ज जो था, करंट जो थी, इसको चलने ही नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा है। अगर एक कंडक्टर के थ्रू एक करंट जा रही है, अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इसको चलने ही नहीं दे रहा, ये करंट को ब्लॉक करता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को ब्लॉक कर रहा है। समझ आ रही है बात? वही तो बोल रहा है, इट अपोजेस और रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ आ रही? इट अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम एक मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इनको हम एक वोल्टेज सोर्स देते हैं, एक एनर्जी सोर्स देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं। एक वजह यह भी है
कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, इस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है, ये स्मूथली नहीं चल सकते। एक रेजिस्टेंस की वजह ये भी है, दूसरी वजह भी है जैसे इंसुलेटर्स की, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही ऑलरेडी कम होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही कम है तो चलेंगे कैसे, ठीक है, ज्यादा तो नहीं चल सकते। इसका क्या मतलब है, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ रही है बात? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे R का वैल्यू V बाई आई था, V बाई आई आ रहा था, तो ये तो कांस्टेंट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आ जाना चाहिए। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द सिचुएशंस और ऑल द एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर जो भी है, समझ में आ रही है बात, वो सारा कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से, ऐसे, इसको हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। सर्किट में अगर रजिस्टर को दिखाना है तो ऐसे हम दिखा देंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, आर से इसको डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, जैसे चार्ज का क्या था कूलम, करंट क्या था एम्पेयर, वोल्टेज का क्या था वोल्ट, और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ओम। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। समझ में आ रही है बात, ये ओम है इसका ऐसा यूनिट, ओम में हम मेजर करेंगे रेजिस्टेंस को, ये भी इज्जत अफजाई के लिए है ओम साहब को। समझ में आ रही है बात, ओम भी एक साइंटिस्ट था। समझ में आ रही है बात। अब और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किस किस चीज पे ये रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड करती है। R is directly proportional to the length of the conductor. L is length of the conductor. लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। समझ आ रही है बात। और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मान के चलो ये यहां पे एक कंडक्टर है, इसकी ये लेंथ है, ये जो इसका मोटापा चौड़ाई है, इसका डायमीटर है, ये वाला फेस इसका क्रॉस सेक्शन बन जा रहा है, ये वाला फेस इसका क्रॉस सेक्शन बन जा रहा है। ये जितना ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। क्या मतलब है इसका, ये इनवर्सली रिलेटेड है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। इसको मैं ए से डिनोट करूंगा, लेंथ को एल से। समझ में आ रही है बात। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, अभी तक के लिए 2 पॉइंट्स बता दिए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही है ये बात, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का यही मतलब बन रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो मोटापा है इस वायर का, इस कंडक्टर का, ये जितना ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ, ये हो गया रेजिस्टेंस। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है रेजिस्टेंस कम हो रही है। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, अगर लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। इसका क्या मतलब, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो आपको ये याद समझ में आया होगा, आई होप, कि इससे ज्यादा सिंपल तरीके से क्या ही समझा सकते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन क्या होती है। डायरेक्ट रिलेशन में ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है,
इनवर्स में अगर ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ये बात? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रख लेना, रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर लॉज ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करता, ये भी एल्जेब्रिक लॉज फॉलो करता है। अब जाके आ गई बात, यहां पे हमने नहीं लिखा था लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या थी? L/A। यहां पे जो प्रोपोर्शनल था, अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब जाके करेंगे। ये देख लो, R इज इक्वल टू रो L/A। ये जो हमने यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये यहां पे रो से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी। जो हमने पहले भी कहा था जब हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था, हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बिना पे ही मटेरियल्स को डिवाइड किया था, टाइप्स बता दिए थे, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यहां पे ये रो, यही रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी होती क्या है? ये रेजिस्टिविटी होती क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो डिफरेंस कहां पे आ जाती है? सर रेजिस्टेंस क्या होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये तो सेम ही है फिर, लेकिन डिफरेंस एक ही जगह है, ये याद रख लेना। ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही है बात? ये रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L/A क्या डेफिनेशन बोल रहा है? कि रेजिस्टेंस 1 ओम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है कब? जब लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है बात? तब जाके हम उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जब यूनिट लेंथ होगी और यूनिट लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है, यही बात ये कहना चाहता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं, अगर मेरा कंडक्टर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ में 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? उस चीज को हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये रेजिस्टेंस का क्या है? ओम। ये मीटर और ये स्क्वायर चला गया, ये मीटर यहां चला गया, ओम मीटर इज इक्वल टू रो का यूनिट क्या बन जा रहा है? ओम मीटर। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है? जैसे रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा, पर्टिकुलरली लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप कॉपर का मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां पे रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। अगर कॉपर यूज कर रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, एज कंपेयर टू कॉपर। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमारी जो घर के सर्किट्स होते हैं, घर में जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, उसमें हम ज्यादातर कॉपर ही यूज करते हैं। उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। एक तो टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसका डायरेक्टली असर किस पे पड़ रहा है? रेजिस्टिविटी पे। अगर रेजिस्टिविटी पे असर पड़ गया तो ऐसे समझो, R इज इक्वल टू रो L/A। ये जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और टाइप ऑफ मटेरियल। अगर फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर चेंज किया, अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर की वजह से रो यानी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो गई तब जाके रेजिस्टेंस भी
चेंज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन है। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। समझ आ रही है बात? इसी तरह से ये टाइप ऑफ मटेरियल जो है, अगर हमने टाइप ऑफ मटेरियल चेंज किया तब जाके रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस किस पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। समझ आ रही है बात? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलो, चल लो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये जो रेजिस्टर्स हैं अब सर्किट में कैसे मिलते हैं, पहले एक बात समझ लो। हमारे जो सर्किट्स होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो याद रखने की बहुत जरूरत है। ये देख लो, रेजिस्टर आर से डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, सॉ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? ये रेजिस्टर बन गया। रेजिस्टर को हम लोड भी बोल देते हैं। अगर हम लोड कहीं पे बोल रहे हैं, लोड की बात कर रहे हैं, तो लोड का मतलब ही है रेजिस्टर, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो देख लो, यहां पे मैं बनाता हूं स्विच, के से डिनोट करूंगा स्विच। ठीक है, करंट चलने के लिए, करंट को डेवलप करने के लिए एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस देनी पड़ेगी, वो बैटरी से होगी, वी से डिनोट करेंगे। और ये बड़ा वाला साइड होता है, ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। समझ आ रही है बात? और हमने कहा ऑलरेडी, ये जो एमीटर हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, वो हमेशा सीरीज में होता है, एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन, इसके बाद आप समझ जाएंगे कैसा होता है। ठीक है, और हमने और एक बात बताई थी, ये जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा सर्किट बन गया, इसमें वोल्टमीटर पैरेलल में आ गया, क्योंकि ये हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाएगा, और एमीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, और ये वोल्टेज सोर्स है, और ये स्विच है, समझ में आ रही है बात? ये याद रख लेना, ये डोमेस्टिक सर्किट, ये एक सर्किट की एग्जांपल है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इस रेजिस्टर की जगह आप, फॉर एग्जांपल, इस रेजिस्टर की जगह आप एक बल्ब भी लगा सकते हैं। बल्ब हम ऐसे दिखा देते हैं, ये भी लोड ही होता है। समझ में आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब जाके पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर बहुत सारे रेजिस्टर एक सर्किट में होंगे, वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। और पैरेलल क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। वही बात, पॉलिटिकल साइंस हैं जी। एंड टू एंड कनेक्शन, चलो समझते हैं इस बात को। ये एक रेजिस्टर है, इसके दो एंड्स है। ठीक है, ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये भी और एक रेजिस्टर है, इसके दो एंड्स है, इसके भी दो एंड्स है। अगर इन दोनों एंड्स को मिला दिया जाए तो यही तो होता है एंड टू एंड कनेक्शन। इसको मैं R1 बोलूंगा, इसको मैं R2 बोलूंगा। ये स्विच हो गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये एमीटर हो गया। ऐसा कुछ बन जाएगा अगर हमें पूरा सर्किट बनाना है तो। लेकिन ये जो दो रेजिस्टर्स मैंने बता दिए, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट मेरे लिए है अभी के लिए, तो ये दोनों सीरीज कनेक्शन में आ गए, क्योंकि हमने इनको एंड टू एंड कनेक्ट किया। ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर का एंड एक हमने कनेक्ट कर दिया, एंड टू एंड कनेक्शन। समझ में आ रही है बात? अब जाके चलो आगे चलो। ये जो रेजिस्टर एक है, ये दूसरा है R1 और R1 एंड R2। इनकी टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें बताना पड़ेगा इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, उसको हम टर्म देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट
सीरीज कनेक्शन में। कहां? सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इस सर्किट की। तो हमने ये जानना है, ये R1 प्लस R2 होती है, R1 प्लस R2 होती है। क्या मतलब है इस बात का, कहां से लाई ये रिलेशन? अगर किसी ने पढ़ी है तो वो रिवाइज कर ले, अगर किसी को नहीं पता है तो सुन लो। ये दोनों रेजिस्टर्स जो है R1 एंड R2, जल्दी से, R1 एंड R2, इन दोनों के दरमियान ये अगर एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, ये दोनों एनर्जी को खा रहे हैं, वोल्टेज को खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये V1 खा रहा है, ये V2 खा रहा है, टोटल आ रही थी V, टोटल आ रही थी इतनी पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी एनर्जी आ रही थी। थोड़ी सी एनर्जी इसने खाई, थोड़ी सी एनर्जी इसने खाई। समझ आ रही है बात? यहां से टोटल करंट आ रही थी I। सीरीज में करंट हमेशा सेम ही रहती है, सीरीज में हमेशा करंट सेम ही रहती है। तो ये वाली वोल्टेज प्लस ये वाली वोल्टेज V1 प्लस V2, इनका टोटल है V। ये दोनों मिला के इसके बराबर आ जाएंगे ना, ये दोनों मिला के इसके बराबर आ जाएंगे। ये और ये इज इक्वल टू ये हैं जी। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल V, टोटल वोल्टेज हमें पता है, V इज इक्वल टू IR। V1 इज इक्वल टू I तो सेम ही है R1 इसका, प्लस V2 I तो सेम ही है R2 इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस IR इक्विवेलेंट। I टोटल करंट है, करंट तो हर जगह सेम ही है। समझ आ रही है बात? I को कॉमन निकालो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। I और I चला गया तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ जा रहा है। समझ आ रही है बात? तभी मैंने ये इक्वेशन लिख ली। तो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आ रहा है। चलो यहां से देख लो, अगर ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 15 ओम की रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस मुझे बता दो कितनी है सीरीज में, कितनी है सीरीज में। चलो देखते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बिकॉज वी नो दीज आर एंड टू एंड कनेक्शंस। कितना है? 10 प्लस 15 दैट इज 25। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? ओम। समझ में आ रही है बात? अगला 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 अगला, जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ये R1 ये R2, दोनों एंड्स को, ये रेजिस्टर का एक एंड, ये रेजिस्टर का दूसरा एंड, दोनों एंड्स एक दूसरे के एंड से मिल रहे हैं। ये एक ही एंड नहीं मिल रहा, आप ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस ऐसे दिखाते हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल आ गई, पैरेलल आ गई। ये मान के चलो ये स्विच है, ये यहां पे बैटरी सोर्स है, एमीटर सीरीज में आ जाता है, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में ही आ जाएगा। ये हमारा सर्किट है मान के चलो, ठीक है। अगर ये सर्किट है, ये स्विच है, ठीक है। अब मुझे पूरे सर्किट के साथ कोई काम नहीं, मेरा रेजिस्टेंस के साथ मामला पड़ रहा है। तो क्या हो जा रहा है, यहां से जो करंट आ रही है, यहां से जो करंट आ रही है, यहां पे करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहां पे इनको दो दिशा, दो रास्ते मिल जा रहे हैं, दोनों दिशा में थोड़ी थोड़ी जाएगी। किस पे डिपेंड है कितनी जाएगी? इस रास्ते पे कितनी जाएगी, इस रास्ते पे कितनी जाएगी, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितनी है। समझ में आ रही है बात? वोल्टेज यहां पे सेम रहती है, वोल्टेज यहां पे सेम रहती है। तो मैं मान के चलता हूं टोटल करंट जो आ गई यहां से, ये I1 प्लस I2 बन जा रही है। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे समझ लो, ये एक नदी है, इसमें से फ्लो आ रहा है करंट, ये वाटर करंट आता है, वाटर फ्लो आ जाता है, आगे इसके दो रास्ते बन जा रहे हैं, आधी करंट आधी वाटर यहां से जाएगी, आधी वाटर यहां से जाएगी, आधा फ्लो यहां से, आधा फ्लो यहां से। अगर हम फिर से इनको मिलाने की कोशिश करेंगे इधर, तो फिर से यहां पे टोटल करंट, टोटल वाटर आ जाएगा। तो इसी तरह ये भी समझ लो, यहां से एक फ्लो आ रहा है, आगे दो रास्ते हैं,
आधी उधर से आधी इधर से। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही वाली बात, टोटल करंट बन जा रही है। समझ में आ रही है बात? वी नो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। हमने बता दिया वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है, V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट की, वो इज इक्वल टू I1, V तो सेम है, R1 के थ्रू I1 जा रही है, प्लस V तो सेम है, R2 के थ्रू कितनी करंट जा रही है। करंट की फॉर्मूला तो यही है, V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर, सेम करंट। समझ में आ रही है बात? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V को कॉमन निकाल लो, 1 बाई आर इक्विवेलेंट ऐसे, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, VV चला गया तो क्या निकला, तो क्या निकला आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकला 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं दो केसेस में, अगर दो ही रेजिस्टर हमारे यहां पे है तो ये भी लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, क्रॉस मल्टीपल कर लो, R इक्विवेलेंट बन जा रहा है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर हमारे पास दो ही रेजिस्टर है तो सीधे लिख लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर हमारे पास दो ही है, अगर तीन है तो केस चेंज होता है, आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दो ही का पूछा जाएगा, लेकिन अगर तीन का पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आना चाहिए भाई साहब। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे, फिर से लिख रहा हूं आपके लिए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? चलो मान के चलो ये एक रेजिस्टर है, इसकी 10 ओम की रेजिस्टेंस है, इसकी 5 ओम की रेजिस्टेंस है, मानते हैं। चलो इसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। 1 बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें पता ही चलता है ना पहले ही कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5, यूनिट्स को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 50, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 50 डिवाइड बाई 15, 50 डिवाइडेड बाई 15, 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 ऐसा कुछ आ जाएगा आपको कि ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ गया। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज की लेवल, उसने क्या किया, एक रेजिस्टर लिया और एक रेजिस्टर ले लिया और एक रेजिस्टर ले लिया, ऐसा कुछ सर्किट दिया, हर कोई रेजिस्टर 2 ओम का है, एवरी रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम वैल्यू, तो बता रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, हम पहले ऐसे ही सर्किट को बनाएंगे। पहला स्टेप, सर्किट को ऐसे ही बना देंगे, 2 ओम, ये और ये पैरेलल में दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। समझ आ रही है बात? वो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीपल खुद ही कर लेना आप, इतना तो आता होगा, इतना तो आता होगा कि इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ गई, 1 ओम आ गई, और तीसरा रेजिस्टर भी है जिसकी 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, अब तीनों सीरीज में है, इन दोनों की इक्विवेलेंट 1 ओम आ गई, अब तीनों सीरीज में आ गई। सीरीज में कितनी है, R1 प्लस R2 प्लस R3, वो कितनी आ गई, 5 ओम, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 ओम आ गई। तो आपका आंसर बनना चाहिए 5 ओम। तो स्टेप बाय स्टेप चल के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो, ये जूल साहब ने बोला था, जूल साहब, ये भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। चलो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, इसको याद रख लेना, हाई रेजिस्टेंस वायर होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी वायर से करंट जाके हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है बहुत ज्यादा, तब जाके कोई भी चीज हमारे लिए आसान नहीं थी, फिर हर जगह हीटिंग इफेक्ट ही होता, जहां पे आप बैठे हैं ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट होता वहां पे, लेकिन हाई रेजिस्टेंस वायर होनी चाहिए, तब जाके हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम एक ऐसा सबस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे बॉयलर या हीटर कॉइल्स जो होती है इसी मटेरियल की बनी होती है। तो तब जाके ये रेजिस्टेंस या वायर बहुत ही हॉट होती है, प्रोड्यूसेस हीट। दिस इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट बाय द हाई रेजिस्टेंस वायर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट की वजह से होता है, अगर करंट होगी ही नहीं तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, ये तो हम सबको पता है। समझ आ रही है बात? तो क्या कहा था जूल साहब ने? जूल साहब ने कहा था ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये जो एनर्जी ये रिलीज करता है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इसी तरह हीटिंग इफेक्ट जो ये एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट। जितनी करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात कही थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वायर की उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। और तीसरी बात कही थी हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम तक आप ये करंट इसके थ्रू चलाओगे उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगी। अगर आप बहुत ही कम टाइम तक, कम समय तक, कम वक्त तक करंट चला रहे हो तब जाके उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगी, जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। समझ आ रही है बात? ये किसने कहा था? जूल साहब ने। इन तीनों को मिलाओ, आई स्क्वायर आर टी। इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 है, मसला खत्म, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर हीटिंग इफेक्ट एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल में मेजर करेंगे। समझ आ रही है बात? जूल्स में मेजर करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? ये तो समझ में आया होगा आपको। इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि डिफाइन जूल्स लॉ या एक्सप्लेन जूल्स लॉ, तो आपको यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी होगी, आपको ये वाले रिलेशंस लिखने होंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? और आपको यहां पे पता मेंशन करना होगा H इज हीटिंग इफेक्ट, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम। आपको हर बार हर क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे आप सिंबल्स यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा किस सिंबल से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब जाके आपका क्वेश्चन बहुत ही वजनदार होगा, ठीक है? अब जाके इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंजप्शन वर्क डन पर यूनिट टाइम। हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एनर्जी, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, ये देख लो, एक बार ही देख लो। एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, ये जो एनर्जी है यहां पे हीट एनर्जी की बात हो रही है। हीट भी तो एनर्जी है ना, हीट भी तो एनर्जी है। आई स्क्वायर आर टी, यहां पे एनर्जी की ही बात हो रही है, डिवाइड बाई टी, टी टी चला गया, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। ये जो पावर है, पावर की एक रिलेशन आई स्क्वायर आर भी बन रही है, एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है? ठीक है ना? कोई भी अप्लायंसेस का अगर आपको रेटिंग दिया हुआ है, ये इतने पावर का, इतने वाट का दिया है, इतने वाट का दिया है, तो इसका मतलब यही है ना कि ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। समझ आ रही है बात? इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? वाट। क्वेश्चन आते रहते हैं, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? वी नो V इज इक्वल टू, वी नो V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
Ohm's law. I is equal to V by R. I is equal to V by R. Put this equation in, for example, A. Put equation 1 into equation A. P is equal to I की जगह हम V by R लिखेंगे, इसका स्क्वायर इंटू R, इंटू R. वो हो गया V स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R. R स्क्वायर हो गया V स्क्वायर डिवाइड बाई R. और एक रिलेशन बन जा रही है, और एक रिलेशन बन जा रही है किसकी? पावर की. पावर की और एक रिलेशन बन जा रही है. अगर आपको वोल्टेज दी हुई है, इतनी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, रेजिस्टर ये है, रेजिस्टेंस ये है, तो आप पावर आसानी से निकाल सकते हो. पावर आसानी से निकाल सकते हो. समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? V स्क्वायर बाय आर वी, आई स्क्वायर आर. और एक रिलेशन है P इज इक्वल टू वी इंटू आई. P इज इक्वल टू वी इंटू आई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बेसिस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलते रहेंगे. P इज इक्वल टू वी इंटू आई. P इज इक्वल टू वी इंटू आई. समझ में आ रही है बात? तो वोल्टेज इंटू करंट हमें क्या देता है? पावर. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अभी के लिए. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको आती रहती है. हम कब बोलते हैं 1 वाट ऑफ पावर? पावर का 1 वाट होता है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट वाट ही है ना. इसको कब बोलेंगे कि 1 वाट पावर है? जब वाट पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 करंट ऑफ एम्पियर, 1 एम्पियर ऑफ करंट, सॉरी, व्हेन ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन 1 वाट की. पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर की करंट ले रहा है, एक डिवाइस में 1 एम्पियर की करंट जा रही है. कब? जब उस पे हम वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट दे रहे हैं, तब जाके हम बोलेंगे इसने 1 वाट पावर खाया, कंज्यूम किया. ठीक है, या इसकी पावर 1 वाट है. समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ये वाली डेफिनेशन याद रख लेना. ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. ये देख लो आप, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट कितना है या क्या है? तो वो हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 किलोवाट आर. 1 किलोवाट आर. तो ये याद रख लेना 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स होते हैं. ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं. 1 किलो जहां पे भी आ जाता है इसका मतलब है 10 टू द पावर 3. और आर, 1 आर का क्या मतलब है? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. टोटल कितने सेकेंड्स हो गए? 3600 सेकेंड्स. तो 1 किलोवाट आवर कितना हो जाता है? 10 टू द पावर 3 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3. वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स बना दे रहा है. समझ आ रही है बात? वाट, वाट का वाट, आर का सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. यूनिट कन्वर्शन एक्चुअली यहां पे चल रहा था, तो मैंने बता दिया कि इतने जूल्स होते हैं 1 किलोवाट आवर में. यही हम जब इलेक्ट्रिकल ये जो मीटर्स होते हैं घर में, वो इसी में आपको बता रहा है कि आपके कितने यूनिट्स खर्च हो चुके हैं, आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं. तो अगर आप उसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितने यूनिट्स इनटू दिस वैल्यू आपको देगा कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी आपने खर्च कर रखी है. ठीक है, इसी को हम यूनिट बोलते हैं. समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? चलो एक क्वेश्चन करते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई. तो हमें गिवन लिखना है ना, वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट. द करंट इज, करंट भी दी गई है 0.5 एम्पेयर्स. व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? पावर कितना है? अगर आपको रिलेशन याद है, अगर आपको रिलेशन याद है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो आपका काम आसान है, खत्म है. 220 इंटू 0.5 वो कितना हो गया? 110. लेकिन क्या? वाट. समझ आ रही है? यूनिट भी साथ में रखना है जरूरी. तो ये हो गया आपका पावर ऑफ द बल्ब. समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? हैं जी? आ रही है बात? अब इक्वेशन सेट. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्वांटाइजेशन ऑफ
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेवलप, ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहा, टाइप ऑफ मटेरियल भी वही रहा, हमने कोई भी चीज चेंज नहीं की। तो ये ओम्स लॉ है, लॉ से ही हमने रिलेशन बनाई है, डिराइव की है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली रिलेट है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी ज्यादा कम रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड एंड टेम्परेचर, ठीक है। R इक्विवेलेंट सीरीज का है, सीरीज रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, अगर हम दो रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहां पे हमने अगर हम दो ही रेजिस्टर्स यूज करते हैं तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस बन जा रही है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ जिसको बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टर एंड टाइम, ठीक है। एंड लास्ट में हमने पढ़ा पावर किसके बराबर होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और भी एक दो रिलेशंस पढ़ी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन है कोई, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मींस, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, जहां पे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक्चुअली आई थिंक कि वहां पे आपने पढ़ा होगा कि चार्ज क्या होती है, कब नेगेटिवली बॉडी चार्ज होती है, कब पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज होगी, क्या होगी, ये बॉडी है इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी जाके हम बोलेंगे ना ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अभी मेरी चार्ज खत्म होने वाली है, थक गया हूं, ठीक है। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने पढ़ा, अब भी ठीक करके देता हूं, ये देखा एनर्जी का यूनिट, वही ना यूनिट की बात हो रही थी, घर में कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं, ठीक है, कितना था, एक यूनिट कितना था, 10 टू द पावर 6 जूल्स, याद आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ऐप पे, पीडब्ल्यू की ऐप पे, वहाँ पे कोहिनूर आप सर्च कीजिएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, गुड बाय।